हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कुमार क्लासेस के डेली एमसीक्यू सीरीज़ में स्वागत है। चलिए, आज हम फिर नए एमसीक्यू के साथ हाजिर हुए, ठीक है, जो कि डेली एमसीक्यूज़ के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किसमें ऊर्जा की खपत निम्न में से किसमें सबसे कम ऊर्जा की खपत होती है? तो जैसे सबको पता है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे निम्न ऊर्जा की खपत हमारे एलईडी में होती है। किसमें होती है? एलईडी में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, होता क्या है, पहले हम लोग इससे पहले सीएफएल का प्रयोग करते थे, ठीक है। इससे पहले हम लोग 10 रुपये 15 रुपये वाली जो सूर्या ये सब सारी की बल्बें आती थी फिलिप्स, उसका प्रयोग करते थे, टंगस्टन लैम्प का। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए? सीएफएल, जो कि 70 से 80% हमारी क्या कर देती थी? एनर्जी सेविंग करती थी, ठीक है। एलईडी आने पे अब क्या होगी? और भी ज़्यादा क्या होगी? हमारी सेविंग बढ़ने लगी। तो हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। मगर एक भी चीज़ याद रखना है, ये पीजीसीआईएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पीजीसीआईएल में ये चीज़ गलत दे दिया था। नॉट, अधिकतर देख रहे हैं क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है, नॉट करके पूछने का। तो उसमें नॉट करके पूछा था और वो कहना क्या चाहता है समझ में नहीं आ रहा था। मगर उसमें ये लिखा था कि ये बताओ इनमें से कौन सा सबसे अधिक ऊर्जा का खपत नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें एलईडी हम लोग को टिक करना था। तो एलईडी यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। एलईडी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम ऊर्जा का खपत हमारा एलईडी करता है। या कभी कभी ऑप्शन में ऐसे करके दे देगा टॉर्च बल्ब। क्या करके दे देगा? टॉर्च बल्ब करके दे देगा, ठीक है। तो टॉर्च बल्ब भी रहेगा, अगर एलईडी नहीं है तब भी टॉर्च बल्ब ही हम टिक कर देंगे, वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्ज डाइवर्जर एवं सर्ज एब्जॉर्बर निम्न में से किस प्रकार के हैं, ठीक है, या फिर निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो हमको पता है सर्ज डाइवर्टर या सर्ज एब्जॉर्बर किसके हैं? ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जो अधिकतर नियर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। अधिकतर लाइटनिंग एले हो गया, सर्ज एब्जॉर्बर हो गया, सर्ज एब्जॉर्बर, सर्ज डाइवर्टर, ये सब क्या होता है? अधिकतर ट्रांसफार्मर के पास लगाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जैसे लाइटनिंग ये सब आती है, तो जो ओवर वोल्टेज है वो क्या, यानी एक तरीके का लाइटनिंग को ही हम क्या बोलते हैं? सर्ज बोलते हैं। यानी कम क्षण भर के लिए अधिक मात्रा में केवी में, एमबी में जब वोल्टेज आते हैं तो उसको हमको सर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करके डाइवर्ट करके उसको अर्थ करने का काम सर्ज डाइवर्टर या सर्ज एब्जॉर्बर, यानी जो सर्ज होती हैं, लाइटनिंग आती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? सर्ज डाइवर्टर या सर्ज एब्जॉर्बर, जो किसके टाइप है? ओवर वोल्टेज के प्रोटेक्शन के टाइप है, ठीक है। देखिए, इससे संबंधित एक स्लाइड है। सर्ज डाइवर्टर का प्रयोग विद्युत स्टेशन तथा सब स्टेशनों पर प्रयुक्त विद्युत मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि की सुरक्षा के लिए, ट्रांसमिशन में एवं फीडरों के लिए लाइन के प्रारंभ तथा अंत में सर्ज डाइवर्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछता है कि ये बताना आपको लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ लगता है, तो आप लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं कि सर ट्रांसफार्मर के पास लगता है, और ट्रांसफार्मर के पहले तथा ट्रांसफार्मर के बाद दोनों जगह लगाए जाते हैं। तो सेम इसी तरह सर्ज डाइवर्टर में भी लगाए जाते हैं, ठीक है। या सब स्टेशन परिसर में प्रवेश होने से पहले ही पृथ्वी में प्रवेश कर देता है, अर्थात अति वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। वही बोलते हैं, क्या होता है कि अगर बिजली गिर रही है तो उसको क्या करता है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट पे या फिर आपके परिसर पे या फिर आपकी बिल्डिंग पे न गिरने से पहले वो क्या करता है, उसको लेगा और उसको सुरक्षापूर्वक क्या कर देगा? उसको अर्थ कर देगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, सर्ज ऑब्जर्वर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 0.04 फैराड कैपेसिटर का विभवांतर का मान 4 वोल्ट है। इसमें संग्रहित आवेश का मान क्या होगा? संग्रहित आवेश का मान पूछा गया है। तुमको पता है C बराबर क्या होता है? Q बाई V होता है, ठीक है। तो इसमें हमको किसका मान पूछा है? Q का मान पूछा है। तो Q का मान क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे C का मान कितना दिया है? 0.04 दिया हुआ है, और वोल्ट का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 चुक्के 16 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0.16 हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.16 आंसर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 16 हमारा 0.16 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट है, ठीक है। बहुत बार क्या करते हैं लोग, अगर संग्रहित की बात किया, यानी एब्जॉर्ब करने की, यानी स्टोर करने की बात किया, तो स्टोर करने की बात से वो सेंस में ये ले लेते हैं
कि इसकी बात बोल रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि सर सी भी दिया है वी भी दिया है तो सिंपल हाफ सी वी स्क्वायर बोला है। मगर वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं आवेश में, बहुत लोगों ने ये गलती किया भी होगा, इस स्लाइड में हाफ सी वी स्क्वायर सोचेंगे, ठीक है। मगर याद रखना है कि इसमें आवेश की बात बोला, बहुत बार संग्रहित यानी स्टोर की बात बोला, तो स्टोर मतलब सर एनर्जी की बात बोला, तो हाफ सी वी लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगा इसी बराबर, वो गलत टिक करके चले आएगी और वो ऑप्शन भी इसमें होगा, ठीक है। तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए इसको अच्छे सॉल्व भी कर दिया गया है, क्यू बराबर सी वी होता है तो सी वी दे दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 कूलम हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोवोनियस पवन चक्की की दक्षता कितनी होती है, यानी सोवोनियस जो विंड पावर प्लांट है, सोवोनियस एक टाइप है विंड पावर प्लांट की, ठीक है, याद ये चीज़ याद रखना है। सोवोनियस क्या है, विंड पावर प्लांट की एक टाइप है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है ये चीज़ याद रखना है। तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 15% होती है, ठीक है। कितनी परसेंट होती है बाबू, 15% होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 15% तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक कभी कभी यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि जो विंड पावर प्लांट होते हैं इसमें किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो क्या करता है, हवा के यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विंड पावर प्लांट, ये तो पता है। मगर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, तो वो कौन सा जनरेटर होता है, तो हमको हमेशा याद रखना है इंडक्शन जनरेटर होता है। क्या होता है, इंडक्शन जनरेटर होता है, इसको याद रखना। यानी जो विंड पावर प्लांट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, इंडक्शन जनरेटर का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं थर्मल में तो बोलते हैं सिलिंड्रिकल अल्टरनेटर होता है, या फिर उसमें जाते हैं हाइड्रो में तो बोलते हैं सैलिएंट होता है। उसी तरह जब इंडक्शन ये विंड पावर प्लांट की बात करते हैं तो इसमें इंडक्शन जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, और इसका एफिशिएंसी जो होती है लगभग 15% होती है, ठीक है। इसको याद रखना है। देखिए स्लाइड के माध्यम से देखिए, इसकी दक्षता लगभग 15% होती है। ये सोमनियत क्या होता है, वर्टिकल लगाए जाते हैं। और ऊर्ध्वाधर अक्ष की बात किया, यानी क्या होता है, वर्टिकल लगाए जाते हैं, यानी कुछ इस तरीके से लगाए जाएंगे, कुछ इस तरीके से लगाए जाएंगे, कुछ ऐसा फैन रहेगा इस पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगाए जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के होते हैं। और कुछ किस टाइप के होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज जो होते हैं, जो क्षैतिज होते हैं कुछ इस प्रकार के ऐसे होंगे, तो उस पर ऐसे ऐसे वो कुछ इस तरीके से ऐसे घूमते रहेंगे। और ये कैसे घूमता है, सोनियस की वाली बात करें तो इस तरीके से घूमता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसका फिगर भी दिखा देते हैं। देखिए इसका फिगर देखिए कैसा है, ये सोनियस टाइप का है, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, ठीक है, क्षैतिज नहीं रखा गया है, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, ये वर्टिकली ऐसे रखा गया है। देखिए ये एक्सिस इसकी ऐसी है, यहाँ पे भी इसकी एक्सिस ऐसी है, ठीक है। और जब वर्टिकल की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, क्षैतिज की बात तो इस तरीके से रखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटीग्रेटिंग यंत्र है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में मिलता है, और इंस्ट्रूमेंट में है तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो क्या होता है, वाट आवर मीटर दे दे, या फिर एम्पियर आवर दे दे, या फिर वाट आवर बोला था किलो वाट आवर बोल दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस क्या है, ये तो मात्रा को दिखा रहा है ना, किलो वाट है मेगा वाट है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वाट आवर दे दे, ये वाट आवर दे दे, किलो वाट आवर दे दे, या एम्पियर आवर दे दे। एम्पियर आवर अधिकतर डीसी के लिए होता है, ठीक है। डीसी की जो एनर्जी मापता है वो एम्पियर आवर मापता है, और जो वाट आवर मापता है वो अधिकतर किसको मापता है, एसी एनर्जी को मापता है, अल्टरनेटिंग करंट की एनर्जी को मापता है। और एम्पियर आवर जो होता है डीसी के एनर्जी को मापता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग जो होता है हमेशा वाट आवर मीटर, एम्पियर आवर, या सिंपल एनर्जी मीटर भी देगा तब भी उसको टिक करना सही हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी मीटर क्या होती है, मीटर कांस्टेंट एनर्जी मीटर की। तो मीटर कांस्टेंट की जब मीटर कांस्टेंट बात करता है एनर्जी मीटर की, तो होता है रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये चीज़ देखना है, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, ये हमेशा देखना है, कितना रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर पे ले रहा है वो इसकी मीटर कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है। कभी कभी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर भी दे देता है, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लिखा है, जिस यंत्र में एक निश्चित अवधि तक
की दी गई संपूर्ण विद्युत राशि का मापन या मान मापते हैं, उसे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे एनर्जी मीटर क्या होता है, हम एक तरीके से इसको स्टोर करते 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 हमारी पूरी एनर्जी क्या होती है, जब से मीटर लगा है अब तक की सारी एनर्जी उसमें मेजर रहती है, स्टोर रहती है। ठीक है, इसी को इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की पूंजी लागत कितनी होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की पूंजी लागत कितनी होती है, तो सबको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रहा है, सबसे महंगा, यानी जो इनिशियल कॉस्ट यानी जो कैपिटल कॉस्ट की बात बोल रहा है, याद रखिए इंग्लिश में कैपिटल कॉस्ट की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, और बात करेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग मीडियम होता है। ठीक है, क्यों मीडियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कभी कभी बोलता है कि सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ लगता है, तो हम बोलते हैं सर सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है कहाँ पे, हाइड्रो पे लगता है। कहाँ लगता है, हाइड्रो पे लगता है सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखिए कम से सेंस ये है कि वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि पानी का कोई खर्च नहीं होता है तो वो जीरो होता है। ठीक है, मगर वो एग्जामिनर किस सेंस में ले रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो कम की बात बोला है ना, यानी कुछ ना कुछ पैसा लग रहा है मगर कम लग रहा है। मगर कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ये भी सोचता है कि कम का मतलब क्या है, जीरो भी हो सकता है। तो वही चीज़ है, वो एग्जामिनर के ऊपर सोच पर डिपेंड करता है, वो बोल क्या रहा है। जीरो का मतलब वो मिनिमम कॉस्ट की बात बोल रहा है या एकदम जीरो है उसकी बात बोल रहा है। तो यहाँ पे तो अधिकतर क्या हो जाता है, मिनिमम कॉस्ट किसकी हो जाती है, आपकी थर्मल सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट की हो जाती है। मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं क्योंकि क्या होता है सबसे कम खर्च इसमें लगता है। 1 kg अगर आप कोयला 1 kg आप अगर आप यूरेनियम यूज़ करें तो 4500 टन कोयले के बराबर की एनर्जी दे सकता है। ठीक है, यानी क्या हो गई, और हैंडलिंग भी आसानी होती है, आसानी से आप क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो कॉस्ट भी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ये सब सारी चीज़ों की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल कॉस्ट तो अधिक हो जाता है मगर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, सबसे कम हो जाती है। और हाइड्रो की क्या होती है, कैपिटल कॉस्ट मीडियम होती है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट एकदम लीस्ट या जीरो माने तो वही होता है। ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। थर्मल पावर प्लांट की यानी जो कोयले वोयले की कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि बहुत सारे वो कोयले के कंबसन कराते हैं तब जाके उतनी एनर्जी देता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने पॉइंट थे वो सारे क्लियर कर दिए गए। देखिए क्या दिया है इसमें, न्यूक्लियर में जो पूंजी लागत होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है, उच्च होती है। इसमें प्रयोग किसका करते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, 232, 238, वो डिपेंड करता है। देखिए थोरियम 232 हो गया, ठीक है, यूरेनियम 238 हो गया, या फिर यूरेनियम 235 हो गया। वो तो आइसोटोप से तरीके से अवरूप है, वो डिपेंड करता है कैसा मिल रहा है कहाँ पर। और प्लूटोनियम का भी प्रयोग करते हैं, प्लूटोनियम ईंधन की भांति प्रयोग किया जाता है, जहाँ 1 kg यूरेनियम विघटन से इतना किलोवाट के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और जिस ऊर्जा से परिवर्तन में लगभग इतना किलोवाट आवर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इतना यूरेनियम से हो रहा है और इसको कन्वर्ट करने पर एनर्जी में कुछ इतना हमको ऑब्टेंड होता है। ठीक है, और ये कोयला लेंगे तो जहाँ 1 kg इतना जनरेट हो रहा है, इतना ही जनरेट करने के लिए हमको लगभग 4500 टन कोयले की आवश्यकता हो जाएगी, जो ये 1 kg यूरेनियम कर रहा है। तो समझ सकते हैं कितना कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। तो 4500 टन यानी क्या होगी, एक पूरी ट्रेन ही क्या होगी उसके लिए बुक रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, सॉरी जो कैपिटल कॉस्ट होती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्या होती है कम होती है मगर कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है उससे रेडिएशन निकलते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमको क्या करता है, ढेर सारी शील्डिंग ये सब करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और है ही क्या ये सब, देखिए थर्मल की बात करें और इसकी न्यूक्लियर की बात करें तो ये क्या है, बेस लोड प्लांट है। मगर हाइड्रो की बात करें तो वो पीक लोड प्लांट है। पीक लोड से सेंस ये भी ले सकते हैं कि वो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही टरबाइन पे पानी गिरा वो अल्टरनेटर को दिया, जनरेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। मगर इन दोनों के केस में क्या है, वो पानी गर्म होगा, प्रेशर बनाएगा, वो होगा, कंडेंस होगा, सारी चीज़ों में क्या होता है, समय लगता है। इसलिए क्या होता है, इसको बेस लोड में लिया जाता है थर्मल को और न्यूक्लियर को। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो आज के MCQ सीरीज़ में आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।